हाँ जी बच्चों, पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज मैसेज ऑन को होस्ट। एच पार्ट करना था ना बच्चों? यू आर पहले ओके बच्चों, ऑनलाइन आपको ठीक दिख रहा है सुंदर? नहीं दिख नहीं रहा होगा। हाँ जी बच्चों, इसमें डाउट्स? Sixth question. N equal to 0 is 20 after 2 it reduces to 18 time constant of the आंसर लगा है? वही कर रहा होगा। अच्छा बताओ इसका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं? बच्चों ठीक आ रहा है? इक्वल टू 0 पे 20 है। हाँ ठीक है ना, सही आ रहा है ना? और कौन सा 7th? 5 मिली इंडक्टर इन स्टेडी स्टेट इज। हाँ अब देखो 7th इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें गलती कर सकते हो। अगर तो आप इसको सीधा ये सोच लोगे कि स्टेट वायर बना दी है ना, फिर समझ नहीं आता कि इसमें कितना करंट जाएगा। उससे पहले वाला एक स्टेप सोचो, मतलब स्टेडी स्टेट आने से पहले इन दोनों इंडक्टर्स के अक्रॉस बच्चों क्या इक्वेशन थी? ये इक्वेशन थी ना कि L1 di1 by dt is equal to L2 di2 by dt. At any instant ये कंडीशन satisfy होगी। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो व्हाट डू यू गेट? L1 I1 is equal to L2 I2, राइट? इससे हो जाएगा
अच्छा बच्चों यहाँ पे ना कीप दिस इन माइंड, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट्स चलेंगे ना, तो इसके तो बाई चांस दोनों की इनिशियल लिमिट 0 ही, बट हमें किसी तरीके से सर्किट ऐसा बना सकते हैं ना अच्छा कि उसमें पहले किसी इंडक्टर में t इक्वल टू 0 पे भी करंट हो, तो वो लिमिट से अच्छा वो मिल सकता है ना। तो माइंड में रखना, यू हैव टू इंटीग्रेट, डोंट रिमेंबर L1 I1 इक्वल टू L2 I2, जस्ट रिमेंबर द बेसिक्स, यूज करना। और कोई क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 0, well एक्सरसाइज 1 H पार्ट बच्चों 12th क्वेश्चन देखते हैं। Current through 30 ohm resistance when circuit is completed. मतलब एक तो बात बच्चों स्टेडी स्टेट में पूछा हुआ, yes. अगर कुछ नहीं मेंशन्ड इट मींस स्टेडी स्टेट, yes. तो स्टेडी स्टेट में ये बन गया स्ट्रेट वायर, ये इंडक्टर हो गया, मतलब रेजिस्टर शॉर्ट हो गया, when circuit is complete, so steady state means this would mean just after that instant के हिसाब से क्या बन गया आंसर? तो 3/5 आ गया सीधा ना, 0.6 इन्होंने फिर इसको और क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए है ना कि भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम, अदरवाइज डेफिनेटली कंफ्यूजन हो सकती है। बाकी बच्चों अगर यही आ ही जाए फिर ऑप्शंस के हिसाब से तो फिर आपको पहले से यही बात करना पड़ेगा। Fourteenth question, which S is closed at t equal to 0? इसमें बच्चों देखते हैं दो ऑप्शंस। After a long time interval, potential difference across capacitor and inductor. So after a long time, we know कि capacitor will behave like straight wire, inductor will behave like उल्टा, capacitor will behave like broken wire, inductor will behave like straight wire. But yes, capacitor के ऊपर चार्ज होगा, है ना? तो उसके हिसाब से बच्चों हम ये देख सकते हैं, अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें तो हमारा सर्किट ऐसा हो जाएगा ना कि बस ये आउटर ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा होगा, आउटर लूप में, आउटर लूप में करंट कितना बना E/2 है, राइट? खैर ये तो सीधा ही हो सकता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? स्ट्रेट वायर ही है तो उसके अक्रॉस तो 0 ही है। आप ऐसे भी सोच सकते हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो LdI/dt, तो di/dt टर्म 0 ही, तो सीधी सीधी बात है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडक्टर के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, है ना? तो बाकी खत्म हो, मतलब हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। व्हाट अबाउट बी ऑप्शन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी C/E, राइट और व्हाई नॉट? कैसे चेक करोगे? आपको चेक करना पड़ेगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बेसिकली हमें करंट पता है, करंट कितना फ्लो कर रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, E/2 है ना, सर्किट हमारा ये है ऐसे E/2 आउटर लूप में फ्लो कर रहा है, बीच में तो फ्लो नहीं कर रहा। अब आप कैसे चेक कर सकते हो? लेफ्ट साइड वाले लूप में किरचॉफ लगा दो,
क्या बचा, E माइनस E/2 बचेगा ऊपर वाले आर के कारण, माइनस Q/C। तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना बचा, CE/2। अंडरस्टूड? ये सबको क्लियर हुआ? कैपेसिटर पे चार्ज CE/2 हो जाएगा बच्चों। ओके, और फिर C, after a long time interval current in the inductor will be E/R। वो भी हमें समझ आ गया कि E/2R होगा, तो C ऑप्शन गलत हो गई। एंड D ऑप्शन, after a long time interval current through battery will be same as current through it initially। ये चेक कर लेते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो हमें दिख रहा है कि E/2R है, और इनिशियली सर्किट कैसा था, तो कैपेसिटर स्ट्रेट वायर था, इंडक्टर ब्रोकन वायर था, तो स्टिल सर्किट की रेजिस्टेंस 2 आ रही है, तो जो करंट है वो E/2 आ रही है। क्लियर? तो डी ऑप्शन भी ठीक है। समझ आ गया सबको? ओके, डन बच्चों, यही था ना काम, क्या कुछ और भी था? तो अब सबको एलआर सर्किट्स क्लियर हो गए? वैसा ही है, मतलब आप देखो कि इसके जैसा आप कितना कुछ पढ़ चुके हो, आरसी पढ़ चुके हो, फिर आपका केमिस्ट्री में भी आता है बिल्कुल सिमिलर इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर किसमें आता है, काइनेटिक्स, और फिजिक्स में भी अभी दोबारा भी आएगा हमारा एक और चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, उसमें एग्जैक्टली सेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों टुवर्ड्स द नियरली लास्ट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम बच्चों जो पढ़ेंगे that is a device known as transformer। ये भी कर ली बच्चों से, तो देखते हैं एंड में कर लेंगे डिस्कस। ट्रांसफॉर्मर बच्चों मैंने आपको कल फोटो दिखाई थी, आपके आसपास कहाँ लगा होता है ट्रांसफॉर्मर, खंभों पे देखा आपने, बड़ा बड़ा लगा होता है, एंड उसको ऑब्जर्व करने का बेस्ट तरीका होता है, मतलब जहां पर भी कोई ऐसी बिल्डिंग या कुछ है जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसके पास ट्रांसफॉर्मर हमेशा लगा होगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आप एग्जांपल ले लो, जग्गी के बाहर जाओगे वहां लगा हुआ है, सानी के बाहर जाओगे बिल्कुल सामने भी थोड़ा सा उनके आगे साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, आप जो ये बड़े शोरूम्स हैं उसके बाहर लगा हुआ है। आईक्वेस्ट का, आईक्वेस्ट की भी बहुत ज्यादा कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इस साइड आपकी बेसमेंट वाली साइड और साइड ही बाहर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। तो जितनी कोई बड़ी जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके आसपास ट्रांसफार्मर लगा ही होता है। ऐसे ही क्या होता है, जहाँ हमारे घर हैं वहां पे एक घर की इतनी नहीं होती, तो जनरली ऐसा होता है कि 10-12 घरों के लिए एक जगह पे एक लगा हुआ होता है ट्रांसफार्मर। काम क्या होता है ट्रांसफार्मर, क्या करता है वो वोल्टेज को, हाँ, ट्रांसफार्मर का बेसिक काम है वोल्टेज चेंज करना। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम भी कर सकता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है। तो जहां जहां भी हम वोल्टेज को कम ज्यादा करते हैं वहां पे ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे ये बात कि क्या होता है कि जो पावर स्टेशन होते हैं वहां से हमारे पास जो पावर आती है दैट इज एट अ वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ ग्रिड्स वगैरह लगे होते हैं वो लगा होता है डेंजर 10,000 वोल्ट एंड सो ऑन, तो वहां से बहुत हाई पे आती है। तो इधर ट्रांसफार्मर्स क्यों लगे होते हैं, उसको 220 पे रिड्यूस करने। ठीक है, और ट्रांसफार्मर्स कहाँ होते होंगे, ये हमारे जितने मोबाइल चार्जर्स होते हैं, मोबाइल चार्जर्स या जो भी ये सारी कैटेगरी ऑफ चार्जर्स हैं, इनके अंदर ये जो अडाप्टर होता है, अडाप्टर का वन कंपोनेंट इज ट्रांसफार्मर। अगर आपने कभी देखा हो इसके ऊपर क्या लिखा होता है, जनरली इस पर लिखा होगा आई थिंक 12 वोल्ट 2 एम्पीयर या 12 वोल्ट 5 एम्पीयर, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जितने मोबाइल चार्जर्स होते हैं जनरली 12 वोल्ट टाइप ही होते हैं सारे। ठीक है, इसके आसपास होते हैं। तो
यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व है क्योंकि इसको इनपुट क्या मिल रहा है 220, तो वो उसको पहले ये इतने कम पे कन्वर्ट करें। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये तो स्टेबलाइजर्स लगे हुए होते हैं। इन स्टेबलाइजर्स का क्या काम होता है, इन्होंने वोल्टेज को 220 देना है आउटपुट, तो अगर तो पीछे से कम आ रही है तो वो उसको बढ़ा देते हैं, अगर पीछे से ज्यादा आ रही है तो उसको कम कर देते हैं, दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का एक सिंगल टास्क है वोल्टेज को कम या ज्यादा। ठीक है, एंड बच्चों अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी ना बहुत ही सिंपल सी वर्किंग है। अगर जैसे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में, नहीं आपको तो इस सिलेबस आ गया ना टर्म कहाँ तक है, एसी तक है। अच्छा, तो चलो मतलब हमें फिर मतलब मेरी लाइन नहीं याद रखनी तो काम आसानी हो गया, फिर तो हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, राइट, और आसान हो गया था। तो ट्रांसफार्मर बच्चों बहुत ही आसान तरीके से बना हुआ होता है। ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो ये लिख लो कि इट कैन बी अ स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, दोनों काम कर सकता है। और इसके यूजेस कहाँ हो गए, स्टेबलाइजर, चार्जर एक्सेट्रा। अब जो ये बना होता है इस तरह से, देखो क्या है ये, बहुत ही सिंपल है। ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, इमेजिन करो कि ये ब्लैक जो एक मेटल की स्ट्रिप है, ठीक है, एक पतली सी पट्टी लगी हुई है, ये ब्लैक कलर की पतली सी स्ट्रिप है। ठीक है, और हमने क्या किया है, लेफ्ट साइड से एक वायर है ब्लू वायर, उसको लेके आए और हमने उसको ऊपर ऐसे इस पट्टी के ऊपर चढ़ा के उसका दूसरा एंड वापस ले गए। ऐसे ही राइट एंड पे भी हमने क्या किया हुआ है, एक वायर है जो इसके ऊपर चढ़ाई हुई है, उस वायर के दोनों एंड्स हमारे कंट्रोल। क्या ये समझ आ गया, इतनी सिंपल वर्किंग है, कुछ भी नहीं है। एक ऐसे फ्रेम के ऊपर आपने दोनों तरफ वायर चढ़ा, ठीक है। एक बार फिर बता दो, ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या शो कर रही है बच्चों, अगर मान लो लेफ्ट साइड से करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी फील्ड लाइंस बनेगी। ठीक है, ये आयरन हमने क्यों यूज किया है, बिकॉज आयरन इज फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, वो फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज कि लेफ्ट साइड जो वायर थी उसने फील्ड लाइंस प्रोड्यूस की, वो फील्ड लाइंस आयरन ने अपने अंदर इकट्ठी कर ली। ठीक है, और वो फील्ड लाइंस आयरन ने अपने अंदर इकट्ठी करके दूसरी साइड भेज दी, रेड वाली वायर के अंदर भेज दी। होगा ऐसा, है ना। तो एक बार ड्रॉ कर लो, आगे बात करते हैं।
ठीक है, इसको जो हम कहते हैं स्पोर, ये जो आयरन की शीट है, जो लेफ्ट साइड वाली ब्लू वायर है इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, जो राइट साइड वाली रेड वायर है, कलर का कोई मतलब ऐसा मीनिंग नहीं है, डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो बच्चों मान लो कि प्राइमरी वाली साइड जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कुछ एनपी हो गए, सेकेंडरी वाली साइड नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एनएस हो गए। सिचुएशन क्लियर है सबको? तो बच्चों इसकी वर्किंग होगी क्या, क्या हो रहा होगा सोचो। लेफ्ट साइड से हमने करंट भेजा, वो करंट के कारण फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई, ठीक है, वो फील्ड लाइंस पहुंच गई सेकेंडरी कॉइल में। अब अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जो करंट है वो बेरिंग करंट, तो फील्ड लाइंस बेरिंग होंगी, मतलब बेरिंग फ्लक्स होगी, तो इफेक्टिवली अपने सेकेंडरी कॉइल के अंदर बेरिंग फ्लक्स पहुंचा है। उससे क्या होगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी के अंदर, राइट? तो हमने क्या कर दिया, इफेक्टिवली प्राइमरी वाली साइड बेरिंग करंट भेज के सेकेंडरी वाली साइड पर भी करंट अचीव कर दी, ठीक है ना। अगेन माइंड में रखना बच्चों कंडीशन कि यहाँ पे हमें जो करंट चाहिए वो बेरिंग करंट चाहिए, है ना। अगर हम कांस्टेंट करंट भेज देंगे तो क्या होगा, फिर तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी, तो सेकेंडरी वाली साइड इंड्यूस ही नहीं होगा कुछ, तो कंडीशन इज बेरिंग करंट। ये जो बच्चों बेरिंग करंट होता है वो हम जो जनरली यूज करते हैं, और वो हमारा अगला चैप्टर भी है, उसको हम कहते हैं एसी। बेसिकली दो टाइप के बच्चों करंट्स यूज करते हैं, एक को कहते हैं डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जो कि बैटरी से हमें मिलता है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतने चैप्टर्स में जितने क्वेश्चंस किए बैटरी वाले, उन सब में क्या था, डीसी था, क्योंकि कांस्टेंट करंट मिल रहा था बैटरी से, ठीक है। तो डीसी का ग्राफ होता है ये इस तरह का, जैसे मैंने बनाया हुआ, और एसी का होता है ऐसे साइनसॉइडल, मतलब वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। किसका क्या फायदा है क्या नुकसान है अगले चैप्टर में समझेंगे, बट राइट नाउ हमें ये समझ आता है कि इस डिवाइस की वर्किंग के लिए हमारे को एसी चाहिए। क्यों? क्योंकि एसी बेरिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। एक बार बस ये ड्रॉ कर लो, डीसी एसी। पहले ड्रॉ, तो ये लेफ्ट साइड में मुझे यहाँ शो कर दो कि हम बेरिंग करंट का बेरिंग वोल्टेज मिलता है। तो सो फार आपको ये तो समझ आ गया कि हम ऐसा कर रहे हैं कि हम लेफ्ट साइड पे कुछ वोल्टेज भेज रहे हैं और उस कारण से राइट साइड पे हमें कुछ वोल्टेज मिले, और हमें जितना हमें अभी तक समझ आ गया होगा कि कुछ ना कुछ हम ऐसा करेंगे जिससे कि राइट साइड वाली वोल्टेज का कम मिल जाए हमें या ज्यादा मिल जाए एज पर दी। तो एक पॉइंट ये फिर से लिख लो कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली व्हेन आईपी वेरीज विद टाइम, है ना, अदरवाइज तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ना बच्चों की। फिर कल तक जो ये लगाया हुआ था आईपैड का कनेक्टर, उसमें सिर्फ ये प्रोजेक्ट तो कर रहा था, और फिर कल अब ये प्रॉब्लम आई कि अब ऐसे ही चार्ज करना है, आईपैड खत्म हो गया तो चार्ज नहीं कर सकते, तो फिर ये दूसरा कनेक्टर मंगाया जो चार्ज नहीं कर सकता। तो मेरा रोज रात का काम हो गया आपके वजह से, गैजेट्स ऑर्डर करने हैं छोटे छोटे की रिक्वायरमेंट बेस्ड। और अमेजन का ये अच्छा हो गया कि तो नेक्स्ट डे बहुत चीजें डिलीवर कर देता है नेक्स्ट डे। तो आप आज सोचो कल आ जाता है, मतलब मार्केट जाने से ज्यादा कन्वीनियंट हो गया काम, ऑनलाइन मंगा लो। हाँ यस, नहीं तो नहीं, मतलब मेंस एडवांस तो नहीं, वो तो भी नहीं थी ना। बाद में ओके, तो इसकी वर्किंग क्या है बच्चों? जो हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी शायद पता चल गया होगा कि टेस्ट आपका पोस्टपोन्ड है, ठीक है, इस थर्सडे नहीं है, संडे नहीं है। तो सिंपल वर्किंग, करंट इन प्राइमरी विल प्रोड्यूस फ्लक्स इन सेकेंडरी। तो अगर वो वेरिंग होगा करंट तो उससे वेरिंग फ्लक्स हो जाएगी, जिस कारण से सेकेंडरी के अंदर एक करंट या आपको वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। मेडिकल वाला अभी डिसाइड हो रहा है ठीक करना है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा आपको। नॉन मेड का तो है। अच्छा एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है एडवांस टेस्ट को लेके। इस संडे जो आपका होना था, वो जो आपको सिलेबस आया था, उसी का मेन होना है और उसी का एडवांस है ना, वो पोस्टपोन हो गया। एक जो आपके मैं अलग से लेता था एडवांस, जिसका सिलेबस मैंने छुट्टियों से पहले भेजा था, वो तो अभी आपका वो पार्टी नहीं हुआ है राइट ना, तो उसकी डेट अभी तो मैंने बताई नहीं आपको, तो जब आपका वो पार्ट हो जाएगा उसके बाद होगा। मेरे को वो शायद धीरे से नहीं पता कि 10 अगस्त के आसपास हो, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मेडिकल वाला अभी कंफर्म नहीं है आपका, अभी आपको बता दूंगा समटाइम। इस संडे कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, मेंस एडवांस कुछ नहीं है। ओके, अब बच्चों एक बार लिखने की कोशिश करो। हम बच्चों फॉर द टाइमिंग एक अजम्पशन लेते हैं, हम आइडियल ट्रांसफार्मर मानते हैं। उसमें हमारी अजम्पशन क्या है कि प्राइमरी वाली साइड जितनी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती वो सारी की सारी सेकेंडरी की तरफ चली, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि ये है तो एक अजम्पशन ही, असली में तो ऐसा नहीं हो सकता ऑब्वियसली, कुछ फील्ड लाइंस यहाँ से निकल ही जाएंगी, बट हम ये मान लेते हैं एक मिनट के लिए अजम्पशन कि देयर इज नो लीकेज ऑफ एनी फील्ड लाइंस। जितनी भी फील्ड लाइंस यहाँ प्रोड्यूस हुई वो सारी की सारी इधर से, ठीक है। बच्चों इसके बेसिस पर एक बार ट्राई करो लिखने का, ट्राई टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन बीपी एनपी बीएसएनएस। आपकी अंडरलाइन कंडीशन क्या है? फील्ड लाइन से जितनी यहाँ है उतनी वहां, देखो कुछ लिख सकते हो।
नहीं मतलब ये बस चार वेरिएबल्स हैं आपके पास, VP NP VS NS, इन चारों में रिलेशन होगा। मैं जो एक हिंट देता हूँ, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है दोनों तरफ? फाई कांस्टेंट है, फ्लक्स, है ना? if flux is constant then d phi by dt is constant, तो सेम ही है दोनों के, उससे प्रोसीड करने की कोशिश करें कि d phi by dt is constant for primary as well as secondary। Vp Np Vs Ns चार वेरिएबल, आप और कुछ भी चाहिए मुझे? हाँ निष्ठा हमें तो ठीक है बस। कैसा है? बहुत आसान है बच्चों, ओवरथिंक करो। वरुण आशीष बताओ क्या आएगा? असर जो आपने लिखा है वो ठीक है, but मुझे वोल्टेज में भी रिलेशन चाहिए। आपने करंट वाला लिखा है, मेरे को वोल्टेज वाला चाहिए।
देखो बच्चों क्या होगा, इफ यू थिंक, मैंने कहा कि डी फाई बाई डी टी तो दोनों साइड्स के लिए सेम है ना? तो वी पी क्या बन जाएगा बच्चों? क्या वी पी होगा इक्वल टू एन पी डी फाई बाई डी टी और लेफ्ट साइड, है ना? वोल्टेज और फ्लक्स का यही रिलेशन होता है। और राइट हैंड साइड के लिए क्या रिलेशन होगा? वी एस इज इक्वल टू एन एस डी फाई बाई डी टी, isn't it? डी फाई बाई डी टी तो कांस्टेंट है, सिंपल से आपके पास रिलेशन आ गया कि Vp by Vs is equal to Np by Ns। क्लियर? अच्छा, सबको क्लियर हो गया बच्चों? ये बच्चों आपको याद है मैंने जो आपको वो कराया था ना कि फ्लक्स को n से मल्टीप्लाई करने वाला होता है, वो यहाँ काम आता है। अगर यहाँ पे हमने n को फ्लक्स के अंदर ही लिया होता तो फिर यहाँ पे रिलेशन आ जाता Vp इक्वल टू Vs। फ्लक्स से n की तो ये आ गया। तो अच्छा, तो ये समझ आ गया Vp Vs का रिलेशन। करंट का रिलेशन क्या होगा सोच सकते हो? इसका तो समझ आ रहा है हमें, है ना? वोल्टेज का, करंट का सोचो क्या होगा। मतलब assume ideal conditions, assume no losses। हाँ मैडम ठीक है। तो करंट का बच्चों उल्टा आ जाएगा, वो कैसे निकालोगे आप करंट का रिलेशन? इससे और सिंपल जो मेथड है बच्चों, जैसे मैं कहता है कि नो लॉसेस, तो पावर तो कांस्टेंट ही रहेगी, जितनी इनपुट पावर है उतनी आउटपुट पावर है। ये ट्रांसफार्मर कौन सा भी खुद से पावर प्रोड्यूस कर रहा है, एमिट कर सकता था बट मैंने बोल दिया कि आइडियल है कि कोई लॉसेस नहीं ले। तो जितनी इनपुट पावर है उतनी आउटपुट पावर है, तो उससे क्या हो जाएगा? VPIP इक्वल टू PSNS, राइट? तो ये बच्चों हमारे पास रिलेशन है। तो या नोट कर लो, VS by VP is equal to IP by IS is equal to NS by NP। इसको हम बच्चों कांस्टेंट K बोल देते हैं, known as ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो बच्चों आप ये समझ सकते हो कि राइट नाउ अभी तक हमने दो assumptions ले लिए हैं, है ना? इसमें इनफैक्ट आइडियल केस के अंदर हम मेंशन ही कर देते हैं कि एक तो हमने मान लिया कि सारी फ्लक्स शेयर हो गई, और दूसरा नो पावर लॉस।
बहुत ही आसान हो गया काम, है ना। अगर आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, स्टेप अप करना है, तो आप क्या करोगे, सेकेंडरी वाली साइड ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दोगे, स्टेप डाउन करना है तो आसान कर दोगे। स्टेबलाइजर में क्या होता होगा बच्चों, जहाँ स्टेप अप भी करना है, स्टेप डाउन भी करना है, वहां बेसिकली दो ट्रांसफॉर्मर्स, राइट, दोनों अपना अलग अलग काम करें। तो इनफैक्ट अगर कभी आपने कॉन्वर्सेशन सुनी हो या कुछ स्टेबलाइजर्स के लिए भी, है ना, जैसे जब इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन होती है तो उसमें लिखा होता है कि भाई वो किस रेंज की वोल्टेज को एडजस्ट कर देगा, कि भाई वो हम ऐसे कहते हैं कि भाई अगर 160 से लेके 280 लेट्स से, या ऐसे जितना अच्छा स्टेबलाइजर हम मानते हैं वो उतनी बड़ी रेंज के लिए एडजस्ट कर सकता है। और आप ये सोच सकते हो कि कोई भी स्टेबलाइजर अगर हमने एक बार बना दिया तो उसकी रेंज तो फिक्स हो गई ना, क्योंकि वो तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड है, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। सबको समझ आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसका मैं मतलब वैसे आपको बता रहा था, तो मैं पहले कहता कि फायदा पड़ा है, फिगर बहुत आसान सा होता है और कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी बहुत सिंपल है, तो सही है। तो लिखना इसमें कुछ नहीं है, ये लिख लो फिर से, Vx Is is equal to Vp IT, power is conserved। तो भाई सीधी सी बात है, स्टेप अप होगा तो K1 से बड़ा होगा, स्टेप डाउन होगा तो K1 से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमने इसके लिए एक बात याद रखनी है, इट कैन बी प्रूव मैथमेटिकली, बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो प्राइमरी वाली साइड वोल्टेज होती है और जो सेकेंडरी वाली साइड वोल्टेज होती है उसमें पाई का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ फेज डिफरेंस का, कि अगर प्राइमरी वाली साइड आपके कुछ साइन ओमेगा टी है तो सेकेंडरी में आपको क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। एंड मैंने साइन ओमेगा टी टाइप्स की क्यों बोला, जैसे मैंने आपको बोला था बेरिंग है तो वो ऑलमोस्ट साइन ग्राफ ही है ना, तो ऐसा ही होता है बेसिकली। तो बस एक ये हमें लाइन लिख लो कि देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है जी, नेक्स्ट बच्चों हम ये बात करते हैं कि जैसे अभी तक हमने जो सारा कुछ पढ़ा बिल्कुल आइडियल बन के किया सारा कुछ ना, तो अब थोड़ा अगर रियलिटी पे आ जाए तो हम अलग से एक बार लिख लेते हैं कि एक ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस पॉसिबल है। तो जो एक बार सारी वर्किंग को इमेजिन करो और सोचो कि क्या क्या लॉसेस पॉसिबल है ट्रांसफार्मर। बहुत इजी है, मतलब कोई नया नहीं सोच रहा, जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे ही आप बता सकते हैं। ठीक है, यस, एक तो एडी करंट्स है ना, जो आयरन है उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, और जो वायर्स है, जो रेजिस्टेंस के कारण तो वायर्स के अंदर भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो चार तो सीधा ही आ गया आपके पास, है ना।
कौन से चार? एक तो फ्लक्स लॉस, एक एडी करंट्स, एक जो पावर लॉस। पावर लॉस कैसे होगा? पावर लॉस का अलग से नहीं बोलेंगे, पावर लॉस तो यही सब कुछ ही है ना जो हीट में जा रहा है। तो तीन हो गए, फ्लक्स लॉस, एडी करंट्स और जो वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस, ये तीन लिखते हैं पहले। हाँ निष्ठा बिल्कुल ठीक। और जैसे हमने बात की थी एडी करंट्स कैसे रिड्यूस हो जाएंगे, कि आप आयरन की जो स्ट्रिप लेनी है वो मोटी मत लो। अब अच्छा, अब मुझे एक बात समझो, ये थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। अगर हम आयरन स्ट्रिप को बिल्कुल ही पतला सा ले लेंगे, ऐसे पतली से स्ट्रिप के ऊपर ही वायर चढ़ा देंगे तो क्या होगा? फिर कुछ खास एरिया ही नहीं बनेगा। फ्लक्स भी तो चाहिए, फ्लक्स के लिए एरिया चाहिए। तो इसका मतलब आयरन को लेना तो मोटा पड़ेगा, और जैसे ही मोटा लेते हैं तो एडी करंट्स आ जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? हम उसकी पतली पतली शीट्स लेके उनको एक साथ में जोड़ देंगे, उससे दोनों पर्पस सब होगा ना। कुछ और सोचो, किस टाइप का लॉस बड़ी रिसेंटली पड़ा है, आपको आना चाहिए समझ। इस चैप्टर से जो पिछला चैप्टर था। हाँ वरुण ठीक है। तो प्लस लॉस हो गया था। अभी वेरी रिसेंट हाँ पिछला चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसका लास्ट पार्ट। हिस्टेरिसिस, अगर आप ऐसा करंट भेजोगे साइनसॉइडल, तो वो बार बार जो आयरन पीस है वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है, राइट? तो नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉस इज हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है। अच्छा एक आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे अगर आप स्टेबलाइजर के पास जाओ तो आवाज से नहीं आ रही है किसी हम ऐसे, कभी भी कोई अब क्या अभी ऑब्जर्व करो, स्टेबलाइजर कभी बिल्कुल शांत नहीं होता, थोड़ी सी आवाज आ रही है तो इससे साउंड लॉस होता है। वो कुछ नया फिनोमेना होता है, इसको हम बच्चों मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ठीक है, कभी सुना है हमिंग वॉइस नियर स्टेबलाइजर? ब्रिज के पास चले जाओ वहां से भी आ रही होती है ना। तो जहां भी स्टेबलाइजर होता है ये चीज होती है। दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉस जो कि एक ट्रांसफार्मर से होता है।
क्लियर बच्चों? So this is all about transfer. ठीक है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रोसेस सारा हमने करता है. तो अब बच्चों हमने तीन तरीके के कंपोनेंट्स के बारे में सीख लिया, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर. हमने अभी तक बच्चों जो सर्किट्स पढ़े हैं वो किस टाइप के पढ़े हैं कि उन सर्किट्स में क्या कुछ लगाओ. ऑब्वियसली तीनों को इंडिविजुअली तो पढ़ा ही है हमने, सिर्फ रेजिस्टर, सिर्फ कैपेसिटर, सिर्फ इंडक्टर. इनके कॉम्बिनेशंस हमने कैसे पढ़े अभी तक? आरसी पढ़ा, आरएल पढ़ लिया. क्या बचा हुआ है? एक तो ये बचा हुआ है तीनों, और उससे पहले एलसी. अभी तक हमने कोई ऐसा सर्किट नहीं पढ़ा जिसमें सिर्फ एलसी, राइट? दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, एलसी सर्किट. बना लिया बच्चों? अब आप खुद से किरचॉफ लिखने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि इस टाइप के सर्किट में क्या होगा. इक्वेशन बनती है उसको या तो देख के बताओ कैसा लग रहा है, वो किस टाइप की इक्वेशन. तो जानी पहचानी इक्वेशन है ये, देखो. एक ऐसी इक्वेशन है. Q naught is the initial charge under the capacitor, right?
हाँ बच्चों, आ गया सबको समझ क्या बनेगा, कैसे लिख। इससे क्या पता चल रहा है कि जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है वो क्या कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग एसएच। सबको ये बात क्लियर हो गई? एक बार नोट कर लो बच्चों।
चल रही है ना? इस टॉपिक का जो एक्चुअल नाम होता है वो एलसी ऑसिलेशन होता है। मैंने जान के एलसी सर्किट लिखा था कि आपको हिंट ना मिलेगी क्या हो रहा है। सबको क्लियर हो गया एकदम कि ये ऑसिलेशन होगी, यहाँ पे चार्ज ऐसे चल कर रहा है, राइट? तो ये इक्वेशन ऑफ एसएच होगी जहाँ पे ओमेगा आपका बन गया 1 बाय रूट एल सी। तो टाइम पीरियड हो गया 2 बाय रूट एल सी, फ्रीक्वेंसी आ गई। और अगर एसएचएम है तो हमें पता है कि फिर चार्ज की कैसी इक्वेशन होगी, q इक्वल टू q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साइन। बच्चों हम फिजिकली ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे एसएचएम क्यों आया कंपेयर टू जो हमने पहले सर्किट्स करे। तो यहाँ एसएचएम आने का रीजन क्या होगा? इन दोनों कंपोनेंट्स को देखकर क्या लग रहा है? देखो बेसिकली ये दोनों जो डिवाइसेस है कैपेसिटर और इंडक्टर, ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे ही आप रेजिस्टर लगा देते हो बीच में, वो तो लॉस कर देते हैं, है ना? तो वो तो ऑसिलेशन होने ही नहीं देता, क्योंकि ये दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस थे। इसलिए ऐसा हो रहा है कि समथिंग लाइक की एनर्जी एक से दूसरे में जाती जा रही है और वो ऑसिलेशन टाइप से आ रही है। बात समझ? तो चार्ज का ग्राफ कुछ इस तरह से हो गया, है ना? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बच्चों हम क्या कह सकते हैं? कुछ ऐसा हो रहा होगा ना कि किसी भी इंस्टेंट पे जो एनर्जी होगी वो q स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर होगी, जो कि इनिशियल एनर्जी के इक्वल होगी, और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी आइडियल केस में। तो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा बच्चों? मैंने इसको ई आई क्यों लिखा है? क्योंकि आपका सर्किट इनिशियल कैसा है वो तरीके से हो सकता है। इनिशियली या तो कैपेसिटर चार्ज हो, या ऐसा हो सकता है कि इंडक्टर में करंट हो, और इनफैक्ट दोनों भी हो सकते हैं। द पॉइंट इज कि जितनी भी एनर्जी इनिशियल है बस वही दोनों में ऑसिलेट करती है हमेशा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों को समझने वाली है, कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इंडक्टर की एनर्जी मैग्नेटिक। उसकी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हुई है एनर्जी। ये बहुत काम है। चलिए सबको समझ आ गया कंसेप्ट? ये एग्जांपल ट्राई करो।
गया होगा सबका ना, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या करना है? समझ रहे हो? क्या करना है? सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, करेक्ट। एंड बच्चों, और अब क्योंकि एसएचएम ही है तो आप समझ सकते हो कि एसएचएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पे भी बन के आ सकते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम टाइम पीरियड, इधर से इधर जाने का टाइम, जो भी हम सारा कुछ वहां करते थे वो सब कुछ यहाँ पे भी एज इट इज अप्लाई। इज द सेम क्लियर फॉर? ओके। अब बच्चों ये सोचो, अगर हम एक सर्किट में तीनों लगा दें एलआरसी, उसमें वो कैसा सर्किट बन जाए? क्या होगा उसका? मतलब कुछ याद करो, अगर एल और सी है वो प्रॉपर एसएचएम हो रहा है, उसके अंदर हमने आर लगा दिया, क्या होना चाहिए? डैम्प प्रोसेस। अगर आप एक सर्किट में एल, आर और सी तीनों लगा दोगे, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज अ डैम्प प्रोसेस। इनफैक्ट ये ट्राई करो, जैसे आपने ऊपर जो बनाया था उसमें एल और सी बनाया था ना, उसमें एक आर भी लगा दो और इक्वेशन लिख के देखो क्या बनता है। मतलब अगर बैटरी लगाओगे तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, अदरवाइज इसके बिना भी लिखा जा सकता है। देखिए आपको जो सब है कैसी इक्वेशन बनेगी, इस टाइप की बन जाएगी। बाकी तो देखो आपने लिखी थी अंदर एक आई आर की टर्म एक्स्ट्रा आई थी। तो इसको बच्चों आप सीधा सीधा आप कंपेयर कर सकते थे विद क्लास 11th मैथमेटिक्स। वहां पे कैसी इक्वेशन बनती थी? डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर। तो लिख लो पहले।
हाँ जी, तो मैकेनिक्स की क्या इक्वेशन होती थी, याद करो। डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर पहले टर्म होती थी। अगली, चलो ऐसे याद करो, पहले सिंपल वो सोचो विदाउट ध्यान। सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक की क्या होती थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या होता था, के बाय एम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक्स का कोफिशिएंट तो के बाय एम होता था ना, और अगर आप उसमें डैम्पिंग भी लगा देते हो तो एक्स्ट्रा क्या बन जाता है, नहीं यार ना, ऐसे बन जाता है। एक डैम्पिंग कोफिशिएंट था बी, तो इस टाइप की इक्वेशन बन जाती है। तो बच्चा आप समझ सकते हो कि जो सॉल्यूशन इसका था, हमने वो लिखा था ना, इसका बड़ा सा सॉल्यूशन है, इसका हमने एक ओमेगा लिखा था, कुछ ओमेगा नॉट माइनस रूट के अंदर जो टर्म थी, एम्पलीट्यूड भी लिखा था और ओमेगा भी लिखा था, दो चीजें लिखी थी। अच्छा, एक चीज दिखाई दी सर, चलो कोई बात नहीं। एनीवेज ये बिल्कुल सेम चीज ना, तो याद करा देना, ये सेम चीज ना एसी में भी आएगी अभी दोबारा। तो मैं उसके सॉल्यूशन वहां पे एसी में जिस तरह करेंगे ना, वो पूरा पूरा उधर तो आपने सीधा लिखा होगा बस आंसर, वो ड्राइव हो जाता है एसी में। तो मैं आपको उसका इक्विवेलेंट एसएचएम वाला भी लिखवा दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एसी के लिए ठीक है। तो अब बच्चों आप एक बात ये समझ सकते हो कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, आपको याद है कुछ क्लासेस पहले मैं आपको कह रहा था कि हम कंपेयर करेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स है उनका मैकेनिक्स के साथ कैसा रिलेशन है। अब हम ये बात कर सकते हैं, मतलब आप सोचो कि जो कैपेसिटर है, ऊपर वाली इक्वेशन से देखो, कैपेसिटर किसके एनालॉगस हुआ मैकेनिक्स में, मतलब कैपेसिटर इज लाइक अ स्प्रिंग। जो काम मैकेनिक्स में स्प्रिंग करता है वो काम करंट में कैपेसिटर करता है। जैसे आपको पता है कि स्प्रिंग जो होता है वो बहुत फास्ट मूव कर सकता है सर्किट के अंदर, तो ऐसे ही सर्किट के अंदर कैपेसिटर भी बहुत सडन चेंजेस लेकर आ सकता है। क्या करें, अच्छा ये कोई बात नहीं, कह रहा हूँ इन दोनों इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं होता, राइट साइड पे एक कांस्टेंट आए या ना आए, इधर ई बाय एल यहाँ पे, हाँ इसमें इधर ई बाय एल है। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मतलब कि जो आप डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 लिखो या इक्वल टू सी लिखो, दोनों का ही मतलब ऐसे नहीं होता। ओके, इंडक्टर कैसा काम करता है, किसके इक्विवेलेंट हुआ, मास के। इसी मैकेनिक्स में मास का काम क्या होता है, इनर्शिया प्रोवाइड करना, वही काम करंट में इंडक्टर करता है, इंडक्टर इनर्शिया प्रोवाइड करता है। और जो जो काम यहाँ पे रेजिस्टर करता है वो काम वहां पे कौन करता है, विस्कोसिटी या फ्रिक्शन।
ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? ऑल क्लियर? मतलब वैसे आपके सिलेबस में तो सिर्फ एलसी होता है, तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कई बार अच्छा क्वेश्चन इसमें बन के आ सकता है इस तरह से। बाकी जब एसी में दोबारा आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगी। तो ये बच्चों को अपना चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है? ईएमआई वाला आप देखोगे कि ईएमआई वाला चैप्टर काफी बड़ा है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है ना? करंट भी यूज हो जाता है, सर्किट्स भी यूज हो जाते हैं, मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व हो गई, एसएचएम इन्वॉल्व हो गई, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक रोटेशनल मोशन ऑफ मैकेनिक्स। बहुत सारे चैप्टर्स को इन्वॉल्व कर लेता है। एंड फिर सेम बात एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईएमआई का क्वेश्चन डाल दो, कितने सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं। तो आईआईटी में मतलब भर भर के आता है ईएमआई से, सब कुछ तो यूज हो जाएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड यूज होगी, उसका सर्किट किरचॉफ लगाना पड़ेगा, वहां पे तो रॉड लगा दो, डिस्क लगा दो, मैकेनिक्स यूज हो जाएगी। किरचॉफ तो हो ही रहा है यूज, ठीक है ना? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग करेंगे, दैट इज एसी। एसी इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, ठीक है? इट शुड टेक अराउंड 4 लेक्चर्स, ठीक है? मैं ना आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, मतलब वो आपको आता है सारा, बट एक रिकैप हो जाएगा। बेसिकली दैट पीडीएफ इज कि हाउ डू वी फाइंड एवरेज वैल्यूज, ठीक है? हम अलग-अलग चैप्टर्स में हमेशा निकालते रहे, खास बात नहीं है, बट एक रिकैप सा हो जाएगा, वो आपको अगले चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। वो जरूर अगली क्लास में पढ़ के आना। बाकी इसके आप 01 पीरियड खत्म कर लेना, वो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, अपनी क्लास कल ही है तो कल तक कर लोगे? कितना ही बचा है इसमें? कितने टॉपिक्स हैं? चलो 01 कर लेना कल तक, ठीक है? 01 कंप्लीट कर, 3A का जो पुराना बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है बच्चों।